My name is Dalvi, a guest faculty of Government Polytechnic, Badai. I teach CRE, Chemical Reaction Engineering. इसमें आपके लिए नया टॉपिक है होमोजीनियस रिएक्शन सिस्टम. Homogeneous reaction are those reactions in which जिसमें the reactant and product and used catalyst are same phase. अगर आपका प्रोडक्ट या रिएक्टेंट में से लिक्विड फेज है तो आपका जो यूज कर रहे हैं हम कैटलिस्ट वो भी आपका कैसा होगा, लिक्विड फेज में होगा इन बैच रिएक्टर. तो वो आपकी कैसी कहलाती है, होमोजीनियस रिएक्शन. तो होमोजीनियस रिएक्शन सिस्टम को हम बैच रिएक्टर में हम करा रहे हैं. तो उसके दो कंडीशंस होती हैं. कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं? जो आपका रिएक्शन सिस्टम है इसकी दो कंडीशन होंगी. एक होगा कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम. दूसरा होगा वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम. इसको कांस्टेंट डेंसिटी भी बोल देते हैं. कांस्टेंट डेंसिटी रिएक्शन सिस्टम. और इसको वेरिएबल डेंसिटी रिएक्शन सिस्टम भी बोल देते हैं. ठीक है, इस प्रकार से इसको दो भागों में बांटा गया है. अब हम बात कर लेते हैं. आप ये कांस्टेंट वॉल्यूम कहा इसने, तो कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब ये है कि जो उस बैच रिएक्टर में प्रयोग किया जा रहा है, क्या प्रयोग किया जा रहा है, रिएक्शन मिक्सचर, उसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, ना कि आपके जो बैच रिएक्टर का वॉल्यूम कांस्टेंट है. तो इसका एक पॉइंट है इम्पोर्टेंट, किसी भी रिएक्टर में किसी रिएक्टर में प्रयुक्त रिएक्शन मिक्सचर का वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, ना कि रिएक्टर का वॉल्यूम. आई थिंक आप लोगों के लिए समझ में आ गया. जो रिएक्शन मिक्सचर उसमें प्रयोग किया जा रहा है उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, रिएक्टर का वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रहता है. ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम. एग्जाम्पल के तौर पर CO प्लस H2 गिव्स CO2 प्लस H2. दैट इसमें आपने देखा 2 मोल्स हैं, ये इसमें इधर तरफ ही 2 मोल्स हैं. 2 मोल प्रोडक्ट काम कर मतलब उसमें आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और 2 मोल्स इसके प्रोडक्ट के बन रहे हैं. तो दो आर कांस्टेंट रिएक्शन सिस्टम. ठीक है, एक पॉइंट और देख लेते हैं. ऑल लिक्विड फेज रिएक्शन, जितनी भी हमारी लिक्विड फेज रिएक्शंस होती हैं आर कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम. कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम के अंतर्गत होती हैं. जितनी भी आपकी लिक्विड फेज रिएक्शन होंगी वो कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम के अंतर्गत होंगी. ठीक है, इस प्रकार से आई थिंक आप लोगों के लिए बहुत अच्छे समझ में आया होगा. अब इसमें बात कर लेते हैं बैच रिएक्टर की. थोड़ी सी आपने देखा कि ये आपका कोई रिएक्टेंट है वो किस में बदल रहा है, प्रोडक्ट में बदल रहा है. राइट, किस में बदल रहा है, प्रोडक्ट में. ये कोई आपकी रिएक्शन है, लिक्विड फेज रिएक्शन है. राइट, और वो आपकी बदल रही है प्रोडक्ट में. ना तो आप द रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे,
रेट ऑफ रिएक्शन, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, माइनस आर ए इजिकल टू -1/v dNA/dt। ये इसकी रेट ऑफ रिएक्शन है। जो आपने रेट ऑफ रिएक्शन का अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो द रेट ऑफ रिएक्शन का मैंने एक प्रीवियस में वीडियो बनाया है, उसको देख लीजिएगा। इससे इजीली वे में आपको समझ में आ जाएगा। द रेट ऑफ रिएक्शन का ये फॉर्मूला होता है, इस तरह से निकालते हैं, ठीक है। फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए मैंने आप लोगों के लिए उसमें क्या लिखा है कि CA बराबर NA/V, इस तरह से लिखा है। तो इस तरह से देख लेते हैं, -1 इंटू dNA/V ऊपर ले गए इंटू dt, तो आपका ये dC/dt बन जाता है। इस तरह से मैंने एक आपके लिए लिखाया होगा, क्या लिखाया है, ये रेट ऑफ रिएक्शन लिखा है। इस तरह से लिखा है, ये फॉर्मूला बन जाता है। अगर आपका जो A है, अगर गैसेस फेज में है, इफ़ रिएक्टेंट A आर इन गैस फेज, कैसे है, गैस फेज में है, तो वहाँ पर प्रेशर वर्क करता है। तो जब प्रेशर वर्क करता है तो आप लोगों के लिए मैंने लिखाया है एक CA इजिकल टू NA/V इंटू इजिकल टू PA/RT, PB इजिकल टू NRT, तो सभी ने पढ़ा होगा। अगर मैं B को इसकी तरफ लेके जाऊंगा तो N/, ये आपका लेके जाऊंगा P इजिकल टू N/V इंटू RT, और N/V ये क्या बन जाता है, कंसंट्रेशन C बन जाता है। तो यहाँ से निकाल लेते हैं, PA/RT निकल आ जाता है। तो अब CA की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, तो -RA बराबर dCA/dt या -dPA/dt इंटू 1/RT। इस प्रकार से ये आपके द रेट ऑफ रिएक्शन हो जाता है फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम के लिए, ठीक है। अगर आपका रिएक्टेंट गैस फेज में है तो ये हो जाता है। कभी घबराने वाली बात नहीं, हो सकता है इसमें जब ऑप्शन आएंगे हो सकता है ये वाला फॉर्मूला भी लिखा हो, लेकिन वहाँ पर लिखा होगा रिएक्टेंट आर गैस फेज। अगर लिक्विड फेज में दे रखा है तो इस तरह से लिखा हो, ठीक है। तो आप रेट ऑफ रिएक्शन इस तरह से निकाल लोगे। अब कांस्टेंट वॉल्यूम की बात हो रही है तो वहाँ पर इस प्रकार, इसमें कांस्टेंट वॉल्यूम की बात हो रही है, तो अब कांस्टेंट वॉल्यूम की बात आ रही है तो एक वेरिएबल वॉल्यूम सिस्टम भी आएगा, रिएक्शन सिस्टम। अब इसके अंतर्गत कुछ टर्म ऐसे आते हैं जिनको समझना बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो उन पॉइंटों को समझ लेते हैं कि वो पॉइंट होते कौन कौन से हैं वेरिएबल सिस्टम, रिएक्शन सिस्टम में आते हैं आपके। जो फ्रैक्शनल कन्वर्जन क्या होता है, व्हाट इज़ द फ्रैक्शनल कन्वर्जन? फ्रैक्शनल कन्वर्जन या फ्रैक्शन कन्वर्जन बोलते हैं, ये एडजेक्टिव बनाने की ज़रूरत नहीं है। फ्रैक्शनल कन्वर्जन, तो फ्रैक्शनल कन्वर्जन हमारा क्या होता है, इट इज़ अ रेशियो ऑफ, ये किस चीज़ का रेशियो होता है, एक्स से हमने कोई इसको डिनोट करते हैं, आपका फ्रैक्शनल कन्वर्जन को एक्स से डिनोट करते हैं। कोई हमारे पास रिएक्टेंट है और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो दैट मीन जो आपका फ्रैक्शनल कन्वर्जन होता है वो आपका मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड, कितने मोल ए के रिएक्टेड हो गए, और इनिशियल मोल ऑफ ए के इनिशियल मोल कितने हैं, इन दोनों का अनुपात होता है। इट इज़ द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड टू द इनिशियल मोल ऑफ ए, इन दोनों का रेशियो होता है ये। हिंदी में बताना चाहूँ कि ए के कितने मोल रिएक्ट हो गए, और जब हमने जब रिएक्शन की थी तो उस स्टार्टिंग में ए के कितने मोल्स थे, दैट मीन आप एक्स ए इजिकल टू, आप मोल्स ऑफ ए मैंने मान लिया कि इसके रिएक्ट हो गए हैं आपका NA0 माइनस NA0, दैट मीन यहाँ पर इनिशियल वैल्यू
Na0 मान लिए, तो ये आपका क्या आ जाता है, फ्रैक्शनल कन्वर्जन। ये कैसे आया है, अभी मैं आपको एक बताता हूँ किस प्रकार से ये आया। देखिए, कोई भी मैंने इसका मटेरियल बैलेंस करूँगा, मटेरियल बैलेंस करूँगा ऑफ ए का मटेरियल बैलेंस करूँगा, तो मैंने आपको क्या किया कि मोल्स ऑफ अनरिएक्टेड, आपकी रिएक्शन हो गई तो कितने मोल्स आपके अनरिएक्ट रहे, मोल ऑफ ए अनरिएक्टेड, कितने अनरिएक्ट बचे, ठीक है। अब उसके इस तरह से इसकी मटेरियल बैलेंस है, मोल्स ऑफ अनरिएक्टेड, कितने मोल्स अनरिएक्टेड हैं, आप मैंने इसके मोल्स ऑफ अनरिएक्टेड मैंने मान लिए हैं कि Na है, राइट, और मैंने इनिशियल मोल इसके Na0 मान लिया है। तो मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड, कितने मोल्स इसके रिएक्ट हो गए, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड इज इक्वल टू Na0 माइनस Na हो जाएगा, इसकी वैल्यू दिस ये रही। इस प्रकार से जो आपका फ्रैक्शनल कन्वर्जन है वो मोल्स, इट इज़ द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेड टू इनिशियल मोल्स ऑफ ए, इन दोनों का रेशियो होता है। और पूरे इस तरह से निकाल के मैंने बता दिया, इस तरह से निकल के आ जाता है Na0 माइनस Na। इस प्रकार से आपका ये फ्रैक्शनल कन्वर्जन हो जाता है। इसकी डेफिनेशन इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, बट आपको समझ के आना चाहिए कि फ्रैक्शनल कन्वर्जन होता क्या है। एक्स से फ्रैक्शनल कन्वर्जन है, जो फ्रैक्शनल कन्वर्जन है, तो फ्रैक्शनल कन्वर्जन है क्या, तो एक कोई प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट है आपका, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसके मोल्स ए के कितने रिएक्ट हो रहे हैं और इनिशियल में कितने मोल्स आप उसके हैं, उसके उन दोनों का रेशियो है फ्रैक्शनल कन्वर्जन, ठीक है। नाउ हम इसमें दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट है इसमें एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। इसमें एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन है या प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, वो क्या होती है। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, आपके पास में कोई रिएक्शन है ए प्लस वी वी गिव्स सी सी डी डी, ये कोई आपके पास में जनरली कोई रिएक्शन है। अब इसमें ये एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, इसको प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं। तो बेसिकली इस जो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन है इसको अल्फ़ा से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू Na0 माइनस Na मैंने रेस्पेक्ट में निकाली, किसके, ए के रेस्पेक्ट में, Na0 माइनस Na बटे ए इज इक्वल टू बी के रेस्पेक्ट में निकाली, एन बी नॉट माइनस एन बी बटे वी, एन सी बटे एन सी नॉट बटे सी, एन डी माइनस एन डी नॉट बटे डी। इस प्रकार से जो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन है या प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है इस तरह से निकाल लेते हैं, ठीक है। आपने एक चीज़ देख रहे होगे, यहाँ एन सी माइनस एन सी नॉट हो रही है, क्यों, क्योंकि ये प्रोडक्ट है, ये क्या है, प्रोडक्ट है आपके, और ये आपके रिएक्टेंट है। तो यहाँ पर Na0 माइनस Na अपॉन ए होगा। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, जो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन होता है, जो मोल्स ऑफ रिएक्टेड, मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड बटे रिएक्टिंग मोल ऑफ ए के रिएक्टिंग मोल कितने हैं, इन दोनों का रेशियो होता है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। आई थिंक आप लोगों के लिए समझ में आ गया होगा ये भी पॉइंट। इस पॉइंटों का यूज़ होगा किसमें, वेरिएबल्स में, या इनकी छोटी छोटी पॉइंट्स पूछ लिए जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप में। तो इन एक एक पॉइंट को मैं क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ हम बात कर लेते हैं, अब आ जाते हैं द रिलेशन बिटवीन कंसंट्रेशन एंड कन्वर्जन फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम। ये आपका ये रिलेशन है, बहुत बार एग्ज़ाम में ऑप्शन बना के पूछा जाता है। कंसंट्रेशन और कन्वर्जन में
कंसंट्रेशन को आपको पता है कि CA में डिनोट करते हैं, कन्वर्जन को XA से डिनोट करते हैं। अब आप बताइए इसमें क्या इसका रिलेशनशिप है, ठीक है। तो हम जानते हैं कोई भी हमारे पास में ये रिएक्टेंट हो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो मैंने आपको लिए फ्रैक्शनल कन्वर्जन पढ़ाया है। क्या पढ़ाया था? Na इजिकल टू XA इजिकल टू Na0 माइनस Na बटे Na0। यहाँ से मैं Na की वैल्यू निकाल लूँगा। देखिए XA इंटू Na0 इजिकल टू Na0 माइनस Na, राइट। यहाँ से इधर Na इधर ले आएंगे तो यहाँ पर Na0 माइनस XA Na0, Na0 बाहर निकाल लिया, 1 माइनस XA Na फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए इतना Na की वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। इसके बाद आप अच्छी तरह से जानते हैं, क्या जानते हैं कि कंसंट्रेशन CA बराबर Na0 बटे V होता है Na0 अपॉन V होता है। आप देखेंगे क्या, फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम मैंने अभी बताया, फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम V इजिकल टू V0 लिख सकते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, ठीक है। अब इसमें क्या, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो जब वैल्यू पुट कर देंगे तो CA इजिकल टू Na0 1 माइनस XA बटे V0। जब ये क्या बन जाएगा, C0 बन जाएगा, CA0 इजिकल टू Na0 बटे V0। इनकी जब वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा CA इजिकल टू CA0 1 माइनस XA। ये चीज़ आपको कई ऑप्शन बना के पूछ ली जाएगी। एक चीज़ याद रखना, ऊपर यहाँ होता है CA इजिकल टू CA0 1 माइनस XA, CA बटे CA0 इजिकल टू 1 माइनस XA। कन्वर्जन आप जो फ्रैक्शनल कन्वर्जन है वो कंसंट्रेशन के टर्म में भी निकाल सकते हैं, जबकि हमने वहाँ मोल्स के टर्म में देखा था। तो यहाँ पर XA की वैल्यू आप इसके टर्म में निकाल सकते हो। तो XA इजिकल टू फ्रैक्शनल कन्वर्जन की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, 1 अपॉन CA अपॉन CA0। इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन बन सकते हैं। आई थिंक आप लोगों के लिए अच्छे समझ में आ गया होगा कि रिलेशन बिटवीन कंसंट्रेशन एंड कन्वर्जन फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम के लिए, ठीक है। इस तरह से, ठीक है, XA की वैल्यू निकाल सकते हैं फ्रैक्शन कन्वर्जन की, और जो मेन रिलेशन होता है वो CA0 इजिकल टू 1 माइनस XA होता है। CA क्या है, कंसंट्रेशन है, और XA क्या है, फ्रैक्शनल कन्वर्जन है। नाउ आई थिंक आप लोगों के लिए ये रिलेशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं वॉल्यूम। नाउ हम नया टॉपिक फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम में जो फ्रैक्शनल चेंज होता है उसको कैसे डिनोट करते हैं, और इसका जो आपका वेरिएबल वॉल्यूम सिस्टम है, वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम है, कौन सा, वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम है, वहाँ पर इसका यूज होता है, ठीक है। यूज होता है फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, यूज्ड इन वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम में इसका यूज होता है। क्या होता है, देखिए आप इसकी जो डेफिनेशन क्या है, जो फ्रैक्शनल चेंज है वो उसे एप्सिलॉन A से डिनोट करते हैं, और अगर इसको हम वॉल्यूम के 100% कन्वर्जन, मतलब क्या बिल्कुल कन्वर्जन नहीं हो रहा है और 100% कन्वर्जन हो रहा है, उस कंडीशन में इसके रेशियो को क्या कहते हैं, हम फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। ये आपका फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम है। इसका यूज वेरिएबल वॉल्यूम सिस्टम में होता है। अब जब ये आपका V है, वॉल्यूम एटा 100% कन्वर्जन, और ये क्या होता है, इनिशियल कन्वर्जन, जब उसका कोई कन्वर्जन नहीं हो रहा हो, तो ये क्या हो जाता है, 100 में से आप कोई कन्वर्जन घटा देंगे तो 100% कन्वर्जन बटे इनिशियल कन्वर्जन के अनुपात को हम फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है।
नाउ हम बात कर लेते हैं कोई भी आपके पास आइसोथर्मल रिएक्शन हो गई। आइसोथर्मल, ये कोई आपके पास आइसोथर्मल गैस फेज रिएक्शन है, ठीक है। ए रिएक्टेंट है, गिव्स 4R, ठीक है। अगर आप इसमें 2 पॉइंट बनेंगे, एक पॉइंट बनेगा प्योर रिएक्टेंट यूज कर रहे हैं आप, कोई इसमें इनर्ट शामिल नहीं हुआ है एट स्टार्टिंग में, तो जो आपका फ्रैक्शनल चेंज होगा वो आपका क्या होगा, 4-1, वॉल्यूम कितना है 4-1 रिएक्टेंट का बटे 1 इजिकल टू 3 आ गया। अगर दूसरा पॉइंट बनाते हैं, अगर मैंने क्या किया 50% इनर्ट मिला दिया एट स्टार्टिंग में, तो आपका क्या हो जाएगा, जो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बदल जाएगा, यानी कि फ्रैक्शनल चेंज और वॉल्यूम बदल जाएगा। 5-2/2 इजिकल टू 3/2 इजिकल टू 1.5। इस प्रकार से आपको समझ में आ गया फ्रैक्शनल चेंज इन फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है और उसमें किस प्रकार से चेंजेस आता है, ठीक है। ये आपका फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम था। अब क्या बात कर लेते हैं कि जब आपका वॉल्यूम चेंज हो रहा हो, वेरिएबल वॉल्यूम सिस्टम की बात कर लेते हैं। वेरिएबल वॉल्यूम सिस्टम होता है या वेरिएबल डेंसिटी रिएक्शन सिस्टम होता है। तो इसमें किस प्रकार से जो वॉल्यूम होता है वो क्या कितने वैल्यू रहती है उसमें, जो भी मैंने आपको जो पॉइंट्स बताए हैं उनका इसमें किस प्रकार से यूज होगा। देखिए इसमें एक कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है, इसमें जो रिएक्शन होगी कोई भी रिएक्शन होगी इज आइसोथर्मली होगी। कैसी होगी, आइसोथर्मली होगी, सम ताप पर होगी एंड प्रेशर आपका कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर इज आल्सो कांस्टेंट। इस प्रकार से इसमें ये पॉइंट्स बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तभी इसमें जो वेरिएबल वॉल्यूम सिस्टम है V = V0 1 + एप्सिलॉन A × XA सभी का यूज हो रहा है। अब ये समझ में, अभी आपको मुझे बताना नहीं पड़ेगा कि XA है क्या, XA क्या है, एप्सिलॉन A क्या है। XA आपको मैंने फ्रैक्शनल चेंज इन कन्वर्जन, और जो फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम आपको एप्सिलॉन A है। अब आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अब आप जानते हैं कि कंसंट्रेशन बराबर CA बराबर क्या होता है, Na0/B होता है। तो हम Na0/B होता है, तो हमें पता है कि Na की वैल्यू होती है Na0 1 - XA होती है, और आपको पता है B की वैल्यू मैंने ये भी बता दी। इन दोनों की वैल्यू पुट करना आप, Na0 1 - XA और B की वैल्यू B0 1 + एप्सिलॉन × XA, राइट। इस प्रकार आप देखेंगे CA0 = Na0/B0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू उसमें उठा कर रख देंगे, तो CA = CA0 1 - XA अपॉन 1 + एप्सिलॉन A × XA। CA/CA0 = 1 - XA अपॉन 1 + एप्सिलॉन A × XA। आई थिंक आप लोगों के लिए CA और CA0 का जो अनुपात आता है 1 - XA अपॉन 1 + एप्सिलॉन × XA, ये वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम के लिए होता है। समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल रिएक्शन सिस्टम होता है, उसमें जो वॉल्यूम होता है वो उसकी वैल्यू ये लगाते हैं, और उसके बाद जो कंसंट्रेशन में और फ्रैक्शनल कन्वर्जन में जो रिलेशनशिप आता है वो ये निकल के आता है। वहाँ पर क्या आ रहा था, वहाँ पर फॉर, अब यहीं पर देख सकते हो आप, फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम के लिए मैंने आपको बताया कि एप्सिलॉन A की वैल्यू 0 होगी। जब इसकी वैल्यू 0 होगी, इसकी वैल्यू 0 होगी, जब इसकी वैल्यू 0 होगी तो CA/CA0 = 1 - XA ही तो आएगा। तो आपकी यहाँ पर आ जाएगा CA = CA0 1 - XA,
ये निकल के आ जाएगा। ये कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए निकाला था, ये वेरिएबल वॉल्यूम के लिए है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जो आपके डिफरेंट टाइप के रेट डाटाज होते हैं या रेट एक्सप्रेशन डाटाज होते हैं, उनमें जो आपके मेथड होते हैं, इंटीग्रल मेथड, डिफरेंशियल मेथड, सिलेबस में देखना, इंटीग्रल, डिफरेंशियल मेथड, उन दोनों मेथडों की बात करूँगा। ठीक है, आई थिंक आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये पूरा वीडियो। कोई भी दिक्कत है आप पूछ सकते हो। ठीक है, देखिए इस तरह से मैंने पढ़ाया क्या क्या अभी। नाउ हम बात कर लेते हैं। मैंने फ्रैक्शनल कन्वर्जन पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? फ्रैक्शनल कन्वर्जन पढ़ाया था कि क्या होता है। उसके बाद में दूसरा पॉइंट बताया था, द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इसे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं। तीसरा पॉइंट मैंने रिलेशन बिटवीन कंसंट्रेशन एंड कन्वर्जन के बीच में रिलेशन बताया था फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम के लिए। ठीक है, चौथा पॉइंट मैंने फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम बताया था कि फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम में क्या होता है, इसकी डेफिनेशन भी क्या होती है, और वेरिएबल वॉल्यूम सिस्टम एंड वेरिएबल डेंसिटी रिएक्शन सिस्टम क्या होता है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे एकदम। थैंक यू, और अच्छे से पढ़ते रहिए और एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अगर आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। जितने भी मैंने क्वेश्चन करा, जैसे ये लिखा दिया, तो इससे रिलेटिव ऑब्जेक्टिव मिलेंगे आपको और इजी वे में आप सॉल्व कर पाएंगे और आपको पता चल जाएगा। अभी किसी भी, जैसे आपको इस तरह से कोई रिएक्शन दे दी, कोई आपको इस तरह से रिएक्शन दे दी और इसमें ये बोल दिया कि आप फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम बताइए, तो फ्रैक्शनल ऑप्शन दे रखे होंगे, मैं आपको बाकायदा दिखाऊंगा, ऑप्शन दे रखे होंगे 3, 4, 2, 3, तो इस तरह से निकाल के बताओगे। वहाँ पर लिखा होगा प्योर रिएक्टेंट है स्टार्टिंग में या 50% इनेट उसमें ऐड कर दिए हैं, तो वो चीज़ को अलग अलग डिफाइन करेगा और आप इसी तरह से ऑप्शन दे रखे होंगे, आप इजी सॉल्व कर पाओगे। थैंक यू।